सियाराम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। पहले लेसन हमारे आसपास के पदार्थ उसके आखिरी सेगमेंट की तरफ हम हैं और आप सब जानते हैं आजकल हम एनसीईआरटी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो आपको पढ़ाया वो एनसीईआरटी सिलेबस के ही अकॉर्डिंग था, तो उसी के थ्रू हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे जिनके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब कर ले जाओगे। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। मतलब वो दोनों टेम्परेचर आपको केल्विन में दिए हुए हैं। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे कि सेल्सियस इकाई मतलब डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है केल्विन को तो आप आराम से कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। और अगर यहीं पे डिग्री सेल्सियस में दिया और केल्विन में बदलना हो तो आप लिखोगे के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, दोनों से किसी भी फॉर्मूले का उपयोग करके आप चीज़ों को या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि अभी हमारे पास केल्विन में दिया है और उसको बोल रहा है क्या, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए उसको कह रहा है कि आप डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन दिया है 300 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। तो के की जगह हमने क्या पुट कर दिया 300 और माइनस कर दिया कितना 273। तो अगर 300 में से 273 घटाने के लिए आपको कहा जाए तो आप नॉर्मल घटा लोगे। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा बेटा, और ये यहाँ से ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 7 2 हो जाएगा और यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो 27 डिग्री सेल्सियस आया। इस तरह से आपने 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो आपको आंसर मिला 27 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा अगर हम देखना चाहते हैं और दूसरे के लिए डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपका दिया है 573 केल्विन बराबर 573 माइनस 273। 573 माइनस 273 आराम से आंसर आप कर सकते हो। 3 में से 3 जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, 7 में से 7 जाएगा फिर वापस 0 आएगा, और 5 में से अगर 2 जा रहा है तो 3 आ गया। इस तरह से हमें आंसर क्या मिल गया 300 डिग्री सेल्सियस। आप 573 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। इसका भी प्रयोग करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आशा ही रही, पूर्ण विश्वास है आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। देखिए मैंने कहा था ना दूसरा क्वेश्चन आपको उसी टाइप का मिलेगा और मिल भी रहा है आपको। लिखा है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, और केल्विन के लिए दूसरा फॉर्मूला था के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज प्लस 273। अब रख दो आराम से बराबर डिग्री सेल्सियस। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 25, तो इसमें 273 को हम आराम से ऐड कर देते हैं। जैसे ही हमने 25 में 273 को ऐड किया, 5 और 3 जोड़ेंगे बेटा 8 हो जाएगा, और 7 में से 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो आंसर मिला वो हमें क्या मिला 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन इकाई में परिवर्तित किया जाए तो आंसर क्या मिलता है हमें 298 केल्विन। अब दूसरा अगर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें, दूसरा अगर क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो फॉर्मूला फिर वही रहेगा के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप आराम से देखिएगा दूसरा दिया है 373 डिग्री सेल्सियस की जगह हमने 373 को रख लिया, और ये आ गया आपका 273। तो आप अगर दोनों को ऐड किया जाए 3 3 कितना हो जाएगा बेटा 6, 7 में से 7 को जोड़ेंगे 14 होगा, एक हाथ से लग जाएगा, 3 2 5 1 6, 646 केल्विन 646 केल्विन। ये आपका आ जाता है जब डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, दोनों कैसे क्या होता है ये चीज़ें आपको बता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे।
बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 2 क्वेश्चन हम एक साथ ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। मतलब 2 दृश्य आपके सामने दिए गए हैं और दोनों के लिए कारण पूछ रहा है। तो पहला कई बार डिस्कस हो चुका है बेटा, दूसरा भी डिस्कस हो चुका है। चलिए एक बार हम वापस कर देते हैं जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। आज ही ये क्वेश्चन आपको डिस्कस किया गया, तो हम जल्दी से इसका आंसर दे देते हैं। ए का आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे एक प्रक्रिया होगी ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होगी। नैप्थलीन आपका ठोस है और इसमें होता क्या है? कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किस में बदल जाता है? गैस में। तो नैप्थलीन के केस में भी वही हो रहा है कि ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, अर्थात ये ऊर्ध्वपातज कहलाता है और ये ठोस से गैस में बिना द्रव को छोड़े या बिना द्रव में बदले परिवर्तित होता है। इसलिए लास्ट में हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। क्यों? सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम गैसों को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ केवल महसूस कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, और दूसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया आज, बट हम जल्दी से देख लेते हैं। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, आराम से आप देख सकते हैं। इत्र की गंध का मतलब क्या है? इत्र मतलब परफ्यूम, परफ्यूम मतलब उसमें क्या पाया जाएगा? गैस। और गैस अगर पाया जा रहा है तो गैस के कण बहुत तेजी से प्रसार करते हैं, बहुत तेजी से फैलने का काम करते हैं, दूर दूर जाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, आकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। इसलिए इत्र का मतलब गैस, और गैस का मतलब उनके अणुओं के बीच प्रसार बहुत तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि उनमें अंतरा आणविक स्थान, 2 अणुओं के बीच जो खाली स्पेस होता है उसी को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, उसके भी आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। 3 पदार्थ दिया है प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से देखिए, हम इसको ध्यान से अगर देखा जाए, हमारा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहला क्या दिया है? जल, दूसरा चीनी, तीसरा ऑक्सीजन, तीसरा आपका है ऑक्सीजन। जल द्रव अवस्था में पाई जा रही है, चीनी ठोस अवस्था में पाई जा रही है, और ऑक्सीजन आपका किस अवस्था में? गैस अवस्था में। तो क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है? निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल, यहां पे बल होगा आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब सबसे पहला कौन सा होगा? जिसमें सबसे कम आकर्षण बल का मान पाया जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें, द्रव, ठोस और गैस, किसमें सबसे कम आकर्षण बल का मान पाया जाता है? जिसके बीच अणुओं के बीच प्रसार ज्यादा होगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर मिल गया। सबसे कम किसका होगा? ऑक्सीजन का। सबसे कम आकर्षण बल का मान ऑक्सीजन में पाया जाएगा। उसकी अपेक्षा गैसों से ज्यादा किसके बीच होगा आकर्षण बल का मान? द्रव में। तो ऑक्सीजन की अपेक्षा ज्यादा किसमें होगा? जल में। ऑक्सीजन की अपेक्षा ज्यादा किसमें होगा? जल में। और अगर तीसरा देखा जाए प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन हमने डिस्कस कर लिया, जल डिस्कस कर लिया, तीसरा ही बचा है जिसे हम चीनी कहते हैं। चीनी चूंकि ठोस होता है और ठोस के कणों में सबसे ज्यादा आकर्षण बल का मान पाया जाता है, तो ये घटने से बढ़ने की तरफ है। तो सबसे कम ऑक्सीजन, उससे अधिक जल और सबसे अधिक चीनी। पूरी उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 3 तापमान आपके सामने दिए और पूछा है तीनों के तापमान के कारण जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पहला कौन सा है? 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा कौन सा है? 0 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा कौन सी है? 100 डिग्री सेल्सियस। और पूछा क्या है? जल की भौतिक अवस्था। तो जल की भौतिक अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। 25 डिग्री सेल्सियस कौन सी कंडीशन आ जाएगी? द्रव वाली। 0 डिग्री सेल्सियस ये होगा आपका ठोस,
और 100 डिग्री सेल्सियस अवस्था होगी किसकी? गैस की। क्योंकि बेटा द्रव मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस पर किस रूप में पाया जाएगा? जल के रूप में। 0 डिग्री सेल्सियस में किस रूप में पाया जाएगा? बर्फ के रूप में। और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पाया जाएगा किसके रूप में? वाष्प के रूप में, या फिर कहे गैस के रूप में पाया जा रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आराम से डिस्कस कर लिया कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव है, 0 पे ठोस है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? गैसीय अवस्था में। तो जल के तीनों भौतिक अवस्थाएं यहाँ आपने आराम से डिस्कस की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? थोड़ा सा खाली अलग क्वेश्चन है। पुष्टि हेतु कारण दे। पहला क्या कहा है? जल कमरे के ताप पर द्रव है। जो हमारा कमरे का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर जो हम मानते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉडी का टेम्परेचर हम मानते हैं वो कितना मानते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब डिस्कस कर लो आराम से। मैंने कहा ना सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तापमान है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, तीनों अवस्थाएं पाई गई। 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस में गया, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये द्रव में गया, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये गैस के रूप में गया। तो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे मूव करें तो आप जल के कमरे के ताप पर द्रव है। अब ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि द्रव बता रहा है, और इसमें जो आपका जल है वो जल के ही रूप में क्या होगा? उपस्थित होगा। तो आसानी से आंसर लिख सकते हैं कि जल का जो टेम्परेचर होगा, या कमरे का जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस, वो ये साबित करेगा कि जल कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी ये खुद क्या है? ठोस है। ये खुद क्या है? ठोस है, जिसकी अवस्था को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और जब लोहे की अलमारी की अवस्था को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और जब तब तक ये अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा प्यारे बच्चों, जब तक कि इसे हम बाहर से क्या नहीं करेंगे? गर्म करने का कार्य नहीं करेंगे। और जब तक इसे हम बाहर से गर्म नहीं करेंगे तब तक ये अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा। तो ये हमेशा कमरे के ताप पर क्या करेगा? ठोस ही होगा। क्यों? क्योंकि ठोसों में आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस का। उसी प्रकार लोहे की अलमारी जो कि शादी विवाह में आप सबको मिलती है, इसका भी आकार क्या है? निश्चित है। इसका भी आकार क्या है? निश्चित है। और आयतन, इसका भी आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। और जब इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे तो आप आसानी से डिराइव कर सकते हो, आप आसानी से बता सकते हो कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, दो सौ 273 केल्विन ताप। 273 केल्विन का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको एक एग्जांपल बताया गया था K इज इक्वल टू क्या होगा? डिग्री। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में हम कन्वर्ट करें, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या था? K माइनस 273। तो आराम से घटा दो। 273 में से हम 273 को घटाएंगे, आंसर हमारा क्या मिल गया? 273 में से 273, और आंसर क्या मिला? 0 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हमें आंसर क्या मिला? 0 डिग्री सेल्सियस। अब चेक क्या करना है? बर्फ को ठंडा करने पर और तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, बर्फ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है, तो फिर इसको ठंडा करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इसको ठंडा करने की? आप जानते हैं
आप रीजन लिख सकते हो क्योंकि बर्फ खुद 0 डिग्री सेल्सियस पर ही निर्मित होता है, जबकि जो जल है वो इस समय किस अवस्था में पाया जा रहा है, द्रव अवस्था में। लेकिन जब उसे हम लेकर जाते हैं किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तब उसमें हमें शीतलता का अनुभव ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। वहां वो द्रव से किस में बदल रहा है, ठोस में। वहां वो द्रव में से ठोस में बदल रहा है, और ये बर्फ आपका ठोस ही है, और ठोस से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ठोस में ही जा रहा है। मतलब ये नॉर्मल ठोस था और ठोस से ही ठोस में कन्वर्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे शीतलता का थोड़ा अनुभव कम होगा किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा, क्योंकि जल अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। जो अभी क्या था, द्रव था, लेकिन हम उसे जब ले गए कहाँ, 273 केल्विन ताप पर, तो वो द्रव से बदला किसमें, ठोस में। और यहाँ जो बदलने की प्रक्रिया है वहां पे इसका शीतलन ज्यादा होगा, इसलिए जब जल आपका ठोस में बदल रहा है या बर्फ में परिवर्तित हो रहा है तब उसकी शीतलता ज्यादा होगी अपेक्षाकृत किसके, बर्फ की, क्योंकि बर्फ तो पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट है। तो ये था इसका रीजन। अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, उबलते हुए जल या भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है। तो दो चीजें हमारे पास है, एक क्या है, उबलता हुआ जल, उबलता हुआ जल, क्या करें सर, उबलता हुआ जल। थैंक यू। इसके बाद जो भी डिस्कशन होगा वो अगली क्लासेस में देखी जाएंगी। कुछ टेक्निकल एरर है या लाइट के जाने के बाद। थैंक यू।